बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, नहायत अहम संगीन इशू जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश है वो यकीनन लॉ एंड ऑर्डर का है, दहशतगर्दी का है। और जो हालिया महीनों में दहशतगर्दी के जो पै दर पे वाक़यात हो रहे हैं और उनमें जो इजाफा देखा जा रहा है, तो यकीनन ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। और ख़ास तौर पे जो हमारे मशरिक़ और मगरबी सरहदें हैं, वहाँ पर हम ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इसको ज़्यादा होते हुए देख रहे हैं। इस पर जो एलिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इस वक्त वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और जो दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से कि फ़ौज पाकिस्तान जो है उसका दिलेराना कार्रवाइयों और लाजवाल शहादतों से यकीनन उसको नाकाम तो बना रही है। और यकीनन मैं कलात्म की जो हालिया दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है उसके हवाले से बात कर रही हूँ, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ऑपरेशन में जो 18 जो हमारे जवान थे वो शहीद हुए और 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। लेकिन उसके बाद भी कुछ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें 23 दहशतगर्दों को जो है उनका कला कमा किया गया है। और इसी हवाले से आर्मी चीफ साहब बलूचिस्तान भी गए, वहाँ पे जवानों का हमारा मोराल भी बुलंद किया और साथ साथ उन्होंने जो शहीद जवान थे उनको खराजे अकीदत पेश किया। और जो दरपेश हालात के तनाजुर में ये पैगाम भी दिया है कि दहशतगर्दी के असबाब का अब जायज़ा लेना ज़रूरी है। आज इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का दौरा भी बहुत अहमियत का हामिल है। अमन अमान के हवाले से एक रोज़ा दौरा था और साथ साथ बलूचिस्तान में जो आवाम के लिए तालीम, सेहत और तरक्की के जो मंसूबे हैं उन पर भी प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफ किया। और यकीनन एक बार फिर बलूचिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ जो एक पहला स्टेप हो चुका है उस पर भी उन्होंने बात की। सो आज इसी हवाले से बात होगी कि दहशतगर्दी के मसले से निपटने के लिए सिर्फ दहशतगर्दों को नहीं बल्कि जो असबाब है दहशतगर्दी के उनको ख़त्म करना कितना ज़रूरी हो चुका है और यकीनन उसका तयन भी किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत इस पर क्या काम कर रही है। पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त तारिक अजीज़ साहब, तज़कियाकार हैं। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज़कियाकार मौजूद हैं। हमारे साथ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों को शुक्रिया करूँगी कि आपने टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। शाहिद, आज प्राइम मिनिस्टर साहब कोयटा में थे और यकीनन नहायत अहमियत का हामिल है, तो सवाल यहाँ ये बनता है कि उन्होंने मुख्तलिफ एस्पेक्ट से जो आज ब्रीफ किया, तो इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए? क्या ये अमन और अमान के हवाले से अहम दौरा था या ये वहाँ जो बलूचिस्तान में तरक्की के मामलात हो रहे हैं उस हवाले से इसको अहमियत दी जा रही है? थैंक यू शाजिया। सबसे पहले आज जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा था, जो हालिया वाकया मंगुचर में पेश आया, जिस वाकये में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जो कार्रवाई जो मुकाबला हुआ उसमें जो है 18 एफसी के जवान शहीद हुए और 23 दहशतगर्द मारे गए। उस वाकये के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कोयटा तशरीफ लाए थे और आज प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब भी इसी सिलसिले में कोयटा तशरीफ लाए थे। उनके दौरे का मकसद जो जख्मी एफसी के एहलकार हैं उनकी इयादत करना था और जो शुहदा हैं उनके लिए फातह ख्वानी थी। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम मीटिंग प्राइम मिनिस्टर की सदारत में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हुई, जिसमें चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान ने लॉ एंड ऑर्डर की जो ओवरऑल बलूचिस्तान की सिचुएशन है और जो गुज़िश्ता नेशनल अपेक्स कमेटी के फैसले हैं उन पर और प्रोविंशियल एक्शन प्लान पर जो अमल दरामद है उसकी प्रोग्रेस पर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया और कुछ अहम फैसले इस मौके पर लिए गए, जिन फैसलों की तौसीक आने वाले दिनों में नेशनल एपेक्स कमेटी की मीटिंग में दी जाएगी और फिर उसके हवाले से जो गुज़िश्ता एपेक्स कमेटी का फैसला है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का, उस पर प्रोग्रेस की जाएगी। ठीक है हारिस नवाज साहब, पहले हमने देखा कि आर्मी चीफ का दौरा हुआ और यकीनन उससे पहले अगर हम जाएंगे पिछला साल जो है वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से बहुत ही हमने बुरे हालात देखे। ऑल्दो कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपनी जानों का नजराना रोज़ाना जो है शहादतें हासिल कर रही है, लेकिन आर्मी चीफ साहब का जो स्टेटमेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में कितना अहम है कि दहशतगर्दों को तो ख़त्म किया जा रहा है मगर दहशतगर्दी के असबाब का जो है उसका भी तयन करना होगा। एक बात की है कि वी आर डिटर्मिन्ड टू एलिमिनेट टेररिज्म फॉर पाकिस्तान। इसके लिए मुसल्लह अफवाज शहादतें देती रहेंगे। वी विल कीप किलिंग ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट द आंसर इज क्या इससे दहशतगर्दी ख़त्म होगी या हम मारते जाएंगे, शहादत देते जाएंगे, पीछे से और इन्फिल्ट्रेट करके लोग अफगानिस्तान जाते रहेंगे। प्रॉब्लम इस कि हमने एज अ कौम इसको मिल के ऐसे प्लान करना है कि इसको जड़ से उखेड़ करा जाए।
इसके लिए आपके देखें सबसे ज़रूरी है कि पाकिस्तान मुसल्लह फ़ौज लड़ाई कर रही है, बट देन यू नीड द कंप्लीट ऑल एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर्स, जिसमें आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, आपके डिफरेंट स्टेट बैंक है, फिर आपके डिफरेंट एक्साइज टैक्सेशन है, कस्टम है, ऑल हैव टू गियर अप देयर रिसोर्सेज अलॉन्ग विद। जब बात की जाती है अज़्म इस्तेहकाम की, जिसमें मकसद ये था कि इसमें मुसल्लह फ़ौज की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, सिविल आर्म फोर्सेस को और ज़्यादा पावरफुल किया जाए, वेपन इक्विपमेंट लेटर्स दिए जाएँ, क्योंकि आपके सामने अफगानिस्तान में जब अमेरिकन गए हैं तो अभी ट्रंप ने खुद कहा कि $7 बिलियन का वेपन एमुनिशन एंड जहाज़, उसके बाद कुछ टैंक, ये सब गाड़ियाँ वहाँ पर छोड़ के गए हैं, एंड दोज विल फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ ऑल दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे वजह है हमारी एक साल में इतनी कैजुअल्टीज होने की। सेकेंड इसके साथ ये कि इलीगल स्पेक्ट्रम इतना इंपॉर्टेंट है कि देखें, जब तक आप फाइनेंशियल टेररिज्म को नहीं रोकेंगे, आप स्मगलिंग को नहीं रोकेंगे, नारकोटिक्स को नहीं रोकेंगे, आप हुंडी को नहीं रोकेंगे, आप इतना सिगरेट आ रहा है, टायर्स आ रहे हैं, ये पैसा जो आ रहा है इलीगल अशराफिया के पास, जो बराबर के शकील में बड़ा शोर भी मचाते हैं, तो ये हम जब तक इसकी फंडिंग बंद नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। वी हैव टू फाइट एज ए नेशन, पूरी कौम को खड़ा होने। आपके सामने मुझे बताइए कि KPK में सबसे ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम हो रही हैं, वहाँ पर आपकी PTA ने कहा जी कि वी डोंट सपोर्ट अज़्म इस्तेहकाम, JUI फजल रहमान ने कहा जी हम इसको सपोर्ट नहीं करते, एंड ANP ने कहा हम इसको सपोर्ट नहीं करते। देन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर रही तो हाउ विल यू सक्सीड? सबसे ज़्यादा कई हमारी आपका मतलूबा नंबर इस वक्त होल्ड पर है। जी हारिस साहब, ज़्यादा इशू जो मैं बात करता हूँ, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब तक ये चीज़ों आपकी सूबाई हुकूमतें साथ नहीं होंगी, आपको तो कैसे गुजारा होगा मुझे बताइए। इसलिए बार बार अभी भी ये बात की गई है, 18 नौजवान मुझे बताइए FC के एक शहीद हुए हैं, इससे पहले हमारे हुए, हमने भी बहुत मारे, अभी भी आज 4 और मारे और फिर 10-12 आपने और मार दिए। दिस इज नॉट द आंसर इज रूट कॉज। गेट होल्ड ऑफ अफगान इंटरिम गवर्नमेंट से बात करें, खुल के बात करें, एंड फाइनल कि जी आपने रोकना है जो आपने कमिटमेंट की थी दोहा एग्रीमेंट में, या आप नहीं करेंगे, वरना देन वी आर गोइंग फॉर सर्जिकल स्ट्राइक्स। ठीक है। तारिक साहब, बड़ी अच्छी बात की हारिस साहब ने, रूट कॉज देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अफवाज पाकिस्तान की हम उनकी खिदमात हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर वो अपनी जानें देकर आवाम को महफूज कर रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हालिया महीनों में जो कई हाई प्रोफाइल हमलों ने सूरत हाल को तशवीशनाक बना दिया, और एक बात जो हारिस साहब पहले भी कर चुके हैं कि हम ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद से जो है वो हम फौजी ऑपरेशन के ज़रिए हमने इन तमाम अस्करी तंजीमों की पसपाई कर दी थी। फिर एक तो वजह बताई कि अमेरिका अपना जो असलाह छोड़ के गया, दूसरी एक बड़ी वजह ये भी थी कि 2021 में जब अफगान हुकूमत आई उसके बाद भी जो वादा किया गया था कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो वादा वफा ना कर सके, और हमने देखा कि वहीं पर अफगानिस्तान में ही ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें जो हैं ये मुनज़्ज़म होती गई हैं। इस वक्त इनका सद्देबाब करना कितना ज़रूरी हो गया है? जी थैंक यू शाज़िया खान, आपने मुझे मौका दिया। पहले मैं एक बात कहूँगा, पाकिस्तान की खुशकिस्मती भी है और ये एक हमारे लिए मुश्किल भी है कि जो ख़ित्ता पाकिस्तान का है जोग्राफी तौर पर, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। लेकिन इसके लिए मसाइल का सामना भी इसी वजह से है कि हम जहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का जो है जो महल वकूफ़ है वो पूरी दुनिया के लिए, आलमी ताकतों के लिए खटखटा है, ख़ासतौर पर जो दुश्मन ममालिक हैं हमारे, उनके लिए एक मसला है। अब जब से गवादर आप देख लें कि जितनी बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं, जितने हमले हुए हैं, तो उनका टारगेट बलूचिस्तान ही क्यों है? बलूचिस्तान इसलिए है कि वहाँ गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, पहले बन चुका था, अब ऑपरेशन हो गया है, फ़्लाइट्स आती हैं जाती हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे। ये पाकिस्तान के लिए, अब मादनियात हमारी सारी बलूचिस्तान में पड़ी हैं, हैकोडेक पड़ा है। अभी सऊदीज़, मैं आपको ये खबर भी दे दूँ कि मोहम्मद बिन सलमान जो है MBS जो है वो सेकंड वीक या थर्ड वीक में पाकिस्तान आएंगे, तो MOUs पे दस्तखत होंगे इसके ऊपर जो उन्होंने सरमाया करने के लिए, उसमें बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में है। तो ये सब जो है वो पाकिस्तान का जो एक बलूचिस्तान का ख़ास तौर पे है वो सॉफ्ट टारगेट है, चूँकि उधर से हमारे जो अफ़गानिस्तान उसमें जो है उसका बड़ा रोल है। अफ़गानिस्तान की जितनी भी वहाँ पे जो होता है उसके ताने बाने, अल्टीमेटली आप देख लें जितनी भी जो वाक़यात हुए हैं, बदकिस्मती से ताने बाने तमाम अफ़गानिस्तान से न सिर्फ मिलते हैं बल्कि उनकी ज़मीन इस्तेमाल होती है, जबकि उनका मुआहदा मौजूद है।
और इस बात की यकीन दहानी भी करा चुके हैं कि हमारी सरजमीन जो है इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ये मुसलसल हो गई है और पाकिस्तान ने बड़े पेशेंस के साथ, बड़े सब्र के साथ इसको बर्दाश्त किया है। पाक फौज जो है, देखिए पाक अब लड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, लड़ाई आसान होती है, लेकिन पाकिस्तान की सिविल क़यादत और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर इस बात पर इतफाक़ किया हुआ है कि दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म करना है, ताहम उसके साथ अपने हमसाया ममालिक के साथ एक अच्छे ताल्लुकात भी रखने हैं। इस कोशिश के साथ इसको शायद मैं कहता हूँ कि जो हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान है, उनको इसको इस अमन की ख्वाहिश को शायद उन्होंने कमज़ोरी समझ लिया है और मुसलसल उन्होंने खिलाफ वर्जियाँ की हैं, जो अब मेरा नहीं ख्याल के काबिल बर्दाश्त हूँ। शाहिद, हम हमेशा बलूचिस्तान के हवाले से बात करते रहे कि असल मसला क्या है, क्या वहाँ पे ऑपरेशन होना चाहिए या मुज़ाकरात होने चाहिए। हमने देखा था कि अभी हालिया दिनों में ही हमने देखा कि बहुत सारे जो अस्करियत पसंद कमांडर थे, बड़े बड़े कमांडर थे, गुलजार शंबे हो गया, नजीबुल्ला था और अब्दुल रशीद, इसके अलावा भी बहुत सारे, उन्होंने सरेंडर भी किया था। शोरिश और दहशतगर्दी में सूबाई हुकूमत किस तरह फ़र्क समझकर इनके साथ डील करेगी? शाजिया, देखें, बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है वो 1 साल या 2 साल की नहीं है, और इस वक्त हम तकरीबन इस चैलेंज को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 दहाइयों से बलूचिस्तान का ये चैलेंज हमारे सामने है। इस चैलेंज को निमटने के लिए जब कभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये फैसला किया जाता है, कोई भी किसी भी किस्म की कार्रवाई इनिशिएट की जाती है, उसके हम फेजेस देखते हैं। जब भी कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस इजाफा करती हैं तो बलूचिस्तान में कुछ अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो उस वक्त ये बात करते हैं कि ताकत के इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होंगे, और फिर उसके बाद डायलॉग की बात होती है। डायलॉग के नतीजे में एक अपीजमेंट की पॉलिसी ली जाती है। उस अपीजमेंट की पॉलिसी का नतीजा खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, वो हमारे सामने है। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी जब से उन्होंने ये गवर्नमेंट संभाली है, इसमें सबसे अहम बात जो नोटिस करने की है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जिस सूबे को काउंटर टेररिज्म के चैलेंज का सामना है, उस सूबे में काउंटर टेररिज्म पर सूबाई हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया। पहली मर्तबा है कि मौजूदा हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में अपने प्रोविंशियल एक्शन प्लान पे काम कर रही है। उस प्रोविंशियल एक्शन प्लान पे काम का आगाज अक्टूबर से हो चुका है। अभी चंद ही माह हुए हैं, लेकिन उसके नताइज आने में कुछ वक्त लगेगा। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में एक बात पे मौजूदा सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों क्लियर हैं, मुज़ाकरात या बातचीत उनसे होगी जो रियासत पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं, और अगर उनके हुकूक के कोई मसाइल हैं तो उस पर बात हो सकती है। उसके अलावा किसी और से बातचीत नहीं होगी। दिस इज अ क्लियर पॉलिसी फ्रॉम प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो हारिस साहब, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो अस्करियत पसंद जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, इसमें यकीनन ये जो बलोच हमारे मासूम शहरी हैं, इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि वहाँ पर BLA हो गए, BRA हो गए, मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो जो है वहाँ पर बैरूनी सरपरस्ती कह लें, बैरूनी ताकतें कह लें, उनके अंडर जो है इस तरह की मजमूम कार्रवाइयाँ कर रही हैं। और आर्मी चीफ साहब का बड़ा ही क्लियर एक पैगाम भी रहा, और इसमें हमें हमारी सिविल क़यादत भी शामिल रही कि गैर मुल्की आकाओं की जो प्रॉक्सी वॉर है वो मुनाफ़क़त का लिबादा ओढ़े हुए हैं, और हम उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उनको शिकस्त भी देना चाहते हैं। इस पैगाम के बाद हमने देखा था कि जो ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, उसमें इजाफा भी होता जा रहा है। और मैंने जिस तरह पहले बात की कि जो पिछले 3 साल हैं ये हमें काफ़ी क्रूशल नज़र आ रहे हैं, और इन्हीं 3 सालों में हमने मईशत के हवाले से ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में चूँकि माइंस एंड मिनरल्स का एक कहना कहें कि वहाँ ज़ख़ीरा मौजूद है, जो कि इंटरनेशनल जो इंसर्जेंसीज हैं उसकी भी एक वजह बनी हुई है। भारत का एक बहुत बड़ा नेक्सट वहाँ पर हमें नज़र आता है। ये तमाम मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। क्या इसके लिए पाकिस्तान जो है वो आलमी फोरम पर भी आवाज़ उठाए, क्योंकि CPEC का काम भी हो रहा है मुख्तलिफ, जैसे अभी बताया तारिक साहब ने कि मोहम्मद बिन सलमान भी आना चाहते हैं, रेकोटेक मंसूबे में उनकी भी दिलचस्पी है। देखें शाजिया, ये बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं ना, ये बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और उससे फेडरल गवर्नमेंट की। मैंने नहीं कभी सुना इतने अरसे में कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कोई ये जो बलोच नेशनल पार्टीज़ हैं, जिस तरह डॉक्टर मालिक हैं और डिफरेंट पार्टीज़ हैं, कितने मुज़ाकरात किए हैं, उसके नताइज क्या निकले हैं। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम इस्लामाबाद पे फैसला करते हैं। आपकी टीम स्ट्रॉन्ग जो होती है मिनिस्टर्स की, इंटीरियर मिनिस्टर हों आपके, उसके बाद जो आर्मी के लोग हों, डिफेंस फोर्सेस के हों, और उसके बाद कोई
को एक बड़ी अच्छी टीम बना के लेके जाएं और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इकट्ठी बैठ के बलोच नेशनल पार्टी जो उनसे मुज़ाकरात करे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, उसको दूर करने की कोशिश करें, ताकि दे आर द राइट पर्सन टू कन्विंस। जो हमारे मारम जिस तरह शारी बलोच है, फिर अदीला बलोच है, उसके बाद और जितने लोग अभी औरतें नीचे उतरी हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको कि हरासा करके उसको वीडियो बना ली जाती हैं, वो आती हैं। फिर अभी आपके सामने शम्बे, गुलजार शम्बे, फिर उसके बाद अभी आपके सामने रशीद, ये लोग जो वापस आ रहे हैं, ये द राइट रिप्रेजेंटेटिव, इनको लॉन्च किया जाए कि स्कूलों कॉलेज में जाके बताएं हमारे साथ क्या गुजरी, हमें क्या सबक दिखाए गए, हमें कैसे लेके गए। इसके साथ एक तो ये प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। सेकंड, सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, ये लोग क्यों हौसला एजेंसी के हाथ में खेल रहे हैं। लोग उनको पैसा देते हैं, वहाँ गुर्बत है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं है, रोड्स नहीं है, तो ये इंडस्ट्री नहीं है, ये आप काम वहाँ पर क्यों नहीं करते हैं ताकि लोगों को वर्गला सकें। ये वर्गलाते हैं, उनको बताते हैं जी को, इवन ये जो के जितने BLA के लोग हैं इनको अफगानिस्तान से भेजते हैं, जाओ तुम्हें आला तालीम मिलेगी, बड़ा अच्छा जॉब मिलेगा, आके उनको छठे पहाड़ों में बिठा देते हैं, वहाँ आके वो रो रो से पीटते हैं। अब आपके सामने ऑडियो केसेस आते हैं जी हम तो वापस जा रहे हैं, खुदा के लिए जा रहे हैं। उधर नूर वली मसूद कहते हैं नहीं नहीं इनको उधर रखो, हाजीकोट कहता है कि नहीं जी ये बड़े मुश्किल हो रही है, बिकॉज उनकी इनके लीडरशिप की सारे पता चल गया कि कैसे वो जैसियाँ कर रहे हैं और इनको आके भट्टी में खेला हुआ है। इसलिए वहाँ बैठ के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और एड्रेस करें। इट इज़ नॉट कितने हमारे बलोच भाई हैं, 5 मिलियन 6 मिलियन, एंड दैट द एंड ऑफ इट व्हाट इज, इट्स नॉट अ बिग डील। प्रॉब्लम ये है कि जो पैसा आता भी है वो मॉनिटरी टीम के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो टू द राइट प्लेस, जो हम नहीं करते हैं। फौज जो कुछ कर रही है वहाँ पर, चाहे वो आप कैडेट्स कॉलेज ले लें, रोड्स डेवलपमेंट देख लें, हॉस्पिटल बना रही है, स्कूल कॉलेज बना रही है, हर फैसिलिटी करके दे रहे हैं, बट देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो नहीं काम करते हैं। इसलिए इसको खत्म करने के लिए जब तक ये हम नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। यही चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ ने बार बार कहते हैं, होल नेशन एवरीबॉडी हैज टू स्टैंड बिहाइंड आर्म फोर्सेस, दे विल नो। ये खलीज पैदा नहीं चाहिए अवाम में, फौज में, जो दुश्मन का नैरेटिव है, ट्रोलिंग हो रही है, ये 5th जनरेशन वॉर का अटैक हुआ है। तो हम सब अगर मिल के इसको लेके चलेंगे, फौज जहादतें देती रहेगी, फौज टेररिस्ट मारती रहेगी, बट जो इनफ्लो आ रहा है, इन्फिल्ट्रेशन आ रहा है, उसको रोकना है, ठीक है, उसको हमारी हुकूमत ने रोकना है। ठीक है, तारिक साहब आप इसका क्या जवाब देना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही निशानदाही की है कि जहाँ पे ग़ुरबत होगी, वसाइल की कमी होगी, बेरोज़गारी होगी, तो वहाँ यकीनन जो क्राइम्स बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में ये हकीकत है कि वहाँ पे रिमोट एरियाज़ हैं, फिर आबादी बहुत कम है, एक आबादी मतलब एक बस्ती दूसरी बस्ती जो एक शहर बड़ा फासले के ऊपर है, तो वहाँ पे रोज़गार के मौके हैं नहीं, तो लोगों के पास मतलब वहाँ पे सड़क नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, हेल्थ इश्यूज़ हैं। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। बड़े शहर में कोयटा हो जाए या जोब हो गया या तिब्बत हो गया, बड़े शहर जो है वहाँ पे सहूलतें, आम देहातों में ये सहूलतें नहीं हैं। और दूसरा जो है उनके अंदर जो एहसास महरूमी है, समझा ये जाता है कि हमारे वसाइल हैं, लेकिन हमें उस हिसाब से एक गम और गुस्सा है, एंगरनेस जो उनके अंदर है बच्चों के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए उनके साथ बैठ के डायलॉग करने चाहिए। उनके जायज़ मसाइल जो है हल किए जाएँ, जो जैसा ने शाह साहब ने भी कहा, आइन और कानून के अंदर रहते हुए बलूचिस्तान के नौजवान के मसाइल, उनके पढ़े लिखे तबके के मसाइल हल होने चाहिए। उनको रोज़गार मिलना चाहिए, उनको सेहत भी मिलनी चाहिए, उनको एजुकेशन भी मिलनी चाहिए। ताहम जो जब ये एक वहाँ पे इशू जो प्रॉब्लम्स होती है जिसको ऊपर काबू पाने की बड़ी ज़रूरत होती है, ये जो नाराज़ तबका है इनको जो है इस्तेमाल किया जाता है। बैरूनी ताकतें हमेशा जो है हमारे हमसाया ममालिक वो इसको इस्तेमाल करके उनके गुस्से को, उनकी नाराज़गी को, इस एहसास से शाहिद आगे मैं ज़रा इनसे भी क्योंकि फ़ायदा उठाती हैं, इनकी कोई मसरूफियत भी आगे। शाहिद मेरा सवाल आपसे ये था कि इस वक्त जिन चीज़ों की मेरे मेहमान निशानदेही कर रहे हैं कि वहाँ सूबे में एहसास महरूमी है, वसाइल नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं, तालीम, सेहत, तमाम चीज़ों का फुकदान है, लेकिन साथ साथ बलूचिस्तान एक मादनी ज़खायर से मालामाल सूबा भी है। यकीनन इस एहसास महरूमी ने बहुत सारे लोगों को इस जुर्म की तरफ माइल किया है। तो सूबाई हुकूमत की अब हिकमत अमली क्या है? सबसे पहले तो आप लोग का फ़र्ज़ यही है, ज़िम्मेदारी आप लोगों की है कि ये जो लोगों की जो महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए। फिर जो
बहुत सारे ऐसे हमने केसेस देखे हैं। अदीला बलोच जो BLA की थी, उसने जाके ये कन्फ्लिक्ट किया कि जी मुझे इस वजह से इस्तेमाल किया गया, जो खुदकुश बमबार थी जिसने एडमिट किया था, सरेंडर किया था। ऐसे बहुत सारे और भी होंगे जो सरेंडर करना चाह रहे होंगे। हुकूमत क्या उनके साथ बात करने जा रही है? सूबाई हुकूमत कोई ऑफर देंगे आप उन्हें? शाजिया देखें, एहसास महरूमी की जो आप बात कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ 210 अरब रुपए के डेवलपमेंट बजट के साथ पाकिस्तान के निस्फ हिस्से की तरक्की आसान काम नहीं है। लेकिन 7th NFC अवार्ड के बाद 2010 में जब 7th NFC अवार्ड हुआ, उसके बाद बलूचिस्तान के वसाइल में इजाफा हुआ। 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो हुकूक सूबे को वफाक से दरकार थे वो फराहम किए गए। आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी ने कुछ चीज़ें बहुत वाज़े अंदाज में रखी कि इस एहसास महरूमी को दूर करना हमारी पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है, और इस एहसास महरूमी को दूर करने के लिए मौजूदा सूबाई हुकूमत ने स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम्स का आगाज़ किया है। उसके अलावा यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया है। ये सारी चीज़ें लाजमी सी बात है, इनके रिजल्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है, अगर आप एहसास महरूमी की बात करती हैं तो आज भी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये सवाल उठाया कि आज से 20 साल कबल जो तुर्बत था, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है टेररिज्म से, जहाँ पे सूरत-ए-हाल ज़्यादा ख़राब है, आज से 20 साल पहले की तुर्बत में और आज के तुर्बत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज तुर्बत में यूनिवर्सिटी मौजूद है, मेडिकल कॉलेज मौजूद है, तुर्बत मॉडल टाउन बन चुका है। इसके अलावा CPEC की गुजरगाह वहाँ से है। तो आज क्या तुर्बत में तो दूध और शहद की नहरें बहनी चाहिए थी, तुर्बत में कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं होनी चाहिए थी जो आज है। थोड़ा सा कंफ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा हमारे जिसे कहते हैं पॉलिटिकल क़यादत के साथ साथ जो साहिब इल्म लोग हैं, उन्हें बलूचिस्तान के चैलेंज को समझना होगा। सिर्फ एहसास महरूमी की बात पे नेशनलिस्ट फोर्सेस की तरह या चंद मजहबी कुव्वतों की तरह या अपोजिशन की सियासत करते हुए सिर्फ एक चीज के कार्ड को लेके आगे बढ़ना, लेकिन शायद एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि वहाँ के नौजवानों को जो है वो कौमी धारे में लाने की बहुत ज़रूरत है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है इस वक्त। देखें, दो चीज़ें जो इस वक्त फोकस की हुई हैं, अगर ऑक्सफोर्ड में कोई बलूचिस्तान का बच्चा अपना एडमिशन सिक्योर करता है तो उसके तमाम तालीमी अखराजात हुकूमत बलूचिस्तान उठाने को तैयार है। 200 जामियात जो वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड हैं, उनमें अगर कोई बलूचिस्तान का बच्चा PhD करना चाहता है तो अपना एडमिशन सिक्योर करे, उसकी फीसेस गवर्नमेंट बलूचिस्तान बेयर करेगी। उसके अलावा शुहदा के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं। उसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें, ये सारी नौजवानों को ही दोबारा फेडरेशन के साथ जोड़ने की कोशिशों का हिस्सा है। लेकिन लाजमी सी बात है, इन तमाम चीज़ों के रिजल्ट्स आने में कुछ वक्त लगेगा। ठीक है, चले, मैं अपने तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। पहला सेगमेंट हमारा ख़त्म हुआ और आखिरी मैसेज यही है इस हवाले से कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जो है वो दहशत के नासूर से निमटना होगा। चूँकि बलूचिस्तान इस वक्त जो है वो तरक्की के मनाजिल पर जो है वो सफ़र कर रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक नाज़िर, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इस वक्त के ट्रम्प के जो टैरिफ इकोनॉमी और जो प्राइसेस के हवाले से इस वक्त जो डिबेट है, उस पर जो अहम फैसले ट्रम्प की इंतज़ामिया ले रही है टैरिफ के हवाले से, उसको दुनिया किस तरह देख रही है। आफ्टर दिस ब्रेक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी और लबनानी बहन भाइयों की मदद में हुकूमत पाकिस्तान का साथ देने की अपील। फ़लस्तीन और लेबनान इस वक्त इसराइली जारहियत का शिकार हैं। ऐसे में जख्मी और बेघर अफराद हमारी फौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुतासरीन के लिए टेंट्स, कपड़े, कंबल और अद्वियात समेत अशिया ख़ुरनोश अतिया करें। आइए इस काविश में हुकूमत के हम कदम बने। मुतासरा बहन भाइयों के लिए बढ़ चढ़कर इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। अपने अतियात और फंड्स दर्ज झैल अकाउंट में जमा करवाएं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और अमरीकी सदर के दोबारा मुंतखब होने के बाद हमें उनकी जो हमें पॉलिसीज़ नज़र आई हैं उसमें एक ट्रेड वॉर की सूरत हाल बनती हुई नज़र आई है। और अमरीका के जो 3 सबसे बड़े जो तिजारती शराकतदार थे उन पर वसी पैमाने पर टैरिफ आयद करने का जो एक ऐलान किया गया था ट्रंप की जानिब से, अब उसमें अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि मैक्सिकन प्रेसिडेंट और अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब जो है 1 माह के लिए ये जो टैरिफ वाला पॉलिसी थी इसको डिले कर दिया गया है। अब इसी पर बात करेंगे कि दुनिया इसको किस तरह देख रही है और फिर आलमी मईशत पर इस पर क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तान पर इसके कुछ असरात होंगे या नहीं होंगे। मेरे साथ राजा कामरान माहिर मौशियात मौजूद हैं, डॉक्टर जासिम अनवर हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप दोनों को मैं सर वेलकम कहना चाहूँगी। और जासिम साहब आपसे पहला सवाल कर लेती हूँ सर, आप क्या देख रहे हैं कि ये ट्रंप की जो तिजारती पाबंदी है इस इकदाम पर आपका क्या एनालिसिस होगा और अभी जो डेवलपमेंट हुई है कि इसको 1 माह के डिले कर दिया गया है? जी देखें, सबसे पहले तो हमें ओवरऑल अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारी ट्रेड डायनामिक्स हैं या जो यूएस की चाइना के साथ या कनाडा या मैक्सिको के साथ ट्रेड डायनामिक्स हैं वो क्या हैं। सो ओवरऑल जितना भी अमेरिका के अंदर इंपोर्ट हो रहा है वो तकरीबन 45% इन 3 मुल्कों से हो रहा है, मोर लेस इक्वल वॉल्यूम है। और यूएस के अंदर जो अब आप देखें कि ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इनका चाइना और कनाडा का बैलेंस है, इसके पीछे पावर शिफ्ट की लॉजिक्स भी हैं और थोड़ा सा अदर मोटिव्स भी हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा का बॉर्डर दुनिया का चंद बड़े बॉर्डर्स के साथ है यूएस के साथ, और इसी तरह कनाडा के साथ मैक्सिको की लोअर साइड पे जब बॉर्डर लगता है तो अमेरिका की, क्योंकि ट्रम्प की एक पॉलिसी शिफ्ट में मेजर ये था कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करेगा और इसी तरह जो इलीगल ऑलरेडी लोग आए हुए हैं उन्हें वो डिपोर्ट करेगा। तो ये उसका एक स्लोगन भी था। अब उस स्लोगन की इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये थी कि थ्रू आइदर टैरिफ ऐड करके या थ्रू इनडायरेक्ट प्रेशर डाल के इन दोनों मुल्कों के ऊपर ये जो आपकी बॉर्डर के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसको कंट्रोल किया जाए। अच्छा, इसकी ये जो ट्रेड वॉर है इसके अंदर जो चाइना का कंपोनेंट था, अब वो चाइना को कैसे हम देखते हैं। देखें, चाइना के अंदर जो ओवरऑल अमेरिका के अंदर 10% टैरिफ ऐड हुआ, वो पिछली बाइडेन की गवर्नमेंट और उससे पीछे अगर आप ओवरऑल ऐड कर ले तो 30% इसका ऐड हो जाता है टोटल टैरिफ। अब इसके ऊपर चाइना ने क्या कहा कि जी वो WTO में जाएगा नंबर 1, इसके अलावा वो तकरीबन उसकी 30 बिलियन का वो ऐड करेगा। अब उसको लॉस चाइना को क्या है, वो नॉर्मली मशीनरी व्हीकल और ये थोड़ा मिनरल्स और जो सोलर पैनल्स हैं और IT इक्विपमेंट्स हैं वो काफी सारा यूएस में भेजता है। अब पावर बैलेंस को शिफ्ट करने के लिए ये जो यूएस के इकदाम हैं वो इनडायरेक्टली थोड़ा सा रशियन प्रोवोकिंग भी हैं, थोड़ा सा यूक्रेन साइड पे भी हैं। लेकिन अब इस सारी पावर बैलेंस को और इकोनॉमिक इक्वेशन को पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक गेन के लिए कैसे यूज़ कर सकता है। अगर आप देखें ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर हम अगर पीछे 10-15 साल 20 साल का टोटल डाटा उठा लेते हैं कि जी जो FDI है यूएस की वो पाकिस्तान में कितनी रही है, तो वो नॉर्मली ये 500-600 मिलियन के करीब रही है। लेकिन इसमें कोई खातर खा कोई मेजर इजाफा हमने नहीं देखा। अब इसके बरअक्स पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं फॉर यूएस वो और वर्सेस चाइना, वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तकरीबन ज्यादा है कंपेयर टू चाइना। बिल्कुल, चाइना से इंपोर्ट ज्यादा है हमारी। यस नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ना वो भी पाकिस्तान यूएस में ज्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू चाइना। ठीक है। अब वो जो उस कंपोनेंट को ना हम फर्दर ऑगमेंट करें उन चीजों पे जिसका हमारे पास ऑलरेडी पोटेंशियल ज्यादा है। एग्रीकल्चर इज वन ऑप्शन, ह्यूमन कैपिटल इज अनदर ऑप्शन, आपकी मिनरल्स एंड माइंस इज अनदर ऑप्शन। जी ठीक है। राजा कामरान, जो एनालिसिस किया जासिम साहब ने, आप इससे कितने मुत्तफिक हैं? दूसरा ये भी बता दीजिए, क्या ट्रंप की ये जो टैरिफ पॉलिसी है ये खतरा बन सकती है, यानी ये उल्टी पड़ सकती है उनके जो कंज्यूमर प्राइस वाले हैं, कंज्यूमर प्राइस हो गया या फिर स्टॉक मार्केट हो गई या फिर जॉब्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? वो जो वोटर्स हैं जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया था, क्या उनके लिए बेनिफिशरी होगा ये? देखें, ये जिस ट्रेडिंग ब्लॉक पर ये ट्रंप ने जो 2 मुल्क हैं जो इनके बिल्कुल सरहदें मिली हुई हैं, एक कनाडा है और दूसरा मैक्सिको है,
इन दोनों पर जो टैरिफ लगाया है वो 25% लगाया है। अगर इन दोनों मुल्कों के साथ अमेरिका की ट्रेड देखें तो ये $1 ट्रिलियन से ज्यादा की ट्रेड है अमेरिका की। अमेरिका ना सिर्फ बहुत ज्यादा चीजें इनको एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, बल्कि इनसे बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट भी करता है। और ये दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है जिसको नॉर्थ अमेरिकन ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। इसके बहुत से ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, बहुत से बाहमी ताल्लुकात के हवाले से इनके एग्रीमेंट्स हैं, और ये गुज़िश्ता तकरीबन 3 दिहाइयों में ये एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल डेवलप हो गया है जिससे बहुत सी अमेरिकन जो कंपनीज हैं वो डिपेंडेंट हैं इन मुल्कों में कायम इंडस्ट्रीज पे। अमेरिकन जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो डिपेंडेंट है कनाडा और मैक्सिमम में बनने वाले ऑटो पार्ट्स पे। इसी तरह से हम देखते हैं कि मैक्सिमम में बनने वाली बहुत सी अशिया, मिसाल के तौर पे सबसे अहम जो है अमेरिकन हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर आलात जो है वो मैक्सिको में बनाए जाते हैं, टेक्सटाइल हैं। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स की बहुत बड़ी जिस पर अमेरिकन कार मेकर जो है वो डिपेंडेंट है। इसी तरह से अमेरिकन बहुत सी अशिया हैं जिनमें बहुत हाई चीजें हैं। अमेरिकन जो एटमी प्लांट्स हैं वो जो है इन दोनों मुल्कों को कनाडा और उसको दिए जाते हैं, तो ये इस पे बहुत असरात पड़ेंगे। एक महंगाई की लहर अमेरिका में आने वाली है और वो आ रही है। मैक्सिको अमेरिका में फूड इन्फ्लेशन भी लाता है क्योंकि तकरीबन आधे से ज्यादा सब्जियां, 2/3 सब्जियां और आधे से ज्यादा फल जो हैं मैक्सिको से अमेरिका में बरामद होते हैं, अमेरिका लाए जाते हैं। तो अमेरिका अपनी फूड इन्फ्लेशन पर एक नई लहर देखने जा रहा है। इसके अलावा दीगर गुड्स में भी नई लहर आ रही है। ठीक है, तो जासिम साहब इस तरह तो ये लग रहा है कि ट्रम्प का जो वादा था कि सबसे पहले अमेरिका और अमेरिका की जो अवाम है उनको अल्टीमेट बेनिफिशरी बनाया जाएगा, ऐसा तो फिर इस टैरिफ पॉलिसी से कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरा ये कि इस वक्त कनाडा भी जो है वो एक जारहाना मूड में हमें नजर आ रहा है। जस्टिन ट्रूडो अब कुछ दिन के मेहमान है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि 25% हम लगाएंगे अमेरिकी मसनूआत पर भी टैक्स। और दूसरा ये कि उन्होंने अवाम से अपील की है कि जी आप बाइकॉट भी करें यूएस प्रोडक्ट का। तो आपको लग रहा है ये फ्रूटफुल हो, असरअंदाज होगा इस पे कुछ? जी देखें, कुछ पॉलिसीज के ना इम्प्लीकेशंस होती हैं शॉर्ट टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ मीडियम टर्म। यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट डायनामिक्स। अब देखें इसके जो इमीडिएट रिपरकशंस हैं, वेदर वो ट्रेड वॉर की जुमरे में हम देखें और जस्टिन ट्रूडो का 30% टैरिफ ऐड करना, उसको काउंटर बैलेंस करने के जुमरे में देखें, या इनडायरेक्ट प्रेशर की जुमरे में देखें कि जी वो ऑलरेडी बॉर्डर के ऊपर फर्दर अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है कनाडा। इन अदर केस जैसे मेरी कुलीग अभी कह रहे थे कि इमीडिएटली कुछ थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होगी, कुछ थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगी। जाहिर है जो चीज़ें ऑलरेडी कनाडा, मैक्सिको और चाइना से आ रही हैं यूएस में, जो टोटल सारी दुनिया का 45% है, अच्छा खासा वॉल्यूम बनता है ये। देखिए तो अब नेचुरली कुछ कट तो लगेगा। अब जो कट लगना है वो इस तरह थोड़ी है कि वो वो चीज़ें नहीं आएंगी। ऑब्वियसली उसका जो इकोनॉमिक लॉस होगा वो इनडायरेक्टली जो चाइना की इकोनॉमी है उसको होगा। यूएस ने तो टैरिफ ऐड कर दिया ना। अच्छा, अब उसका जो इसकी रिकवरी का प्लान क्या है? अब उसकी रिकवरी के प्लान्स में उसकी एंगेजमेंट विद द मिडिल ईस्ट एंड विद सम ऑफ द साउथ ईस्ट कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियंस के साथ रिकवरी की मैनेजमेंट प्लान क्या है, वो इसको काउंटर करेगा अपनी प्रेजेंस को इन मुल्कों में ऐड करके। फॉर एग्जांपल उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान में ऑलरेडी डेलीगेशन ऑफ यूएस इज ऑलरेडी हियर, कुछ दिन पहले आया था, मुलाकात भी हुई, इंटरेस्ट भी किया। उसकी थोड़ा सा पॉलिसी शिफ्ट, जो डिप्लोमेटिक ट्रेड्स एंड पॉलिसी शिफ्ट, हमने ईरान की तरफ भी थोड़ा सा नरमी देखी, मिडल ईस्ट की तरफ भी उसका रुझान आया, सऊदीया के साथ उसने दोबारा से एंगेजमेंट की ख्वाहिश की। ये एक पावर शिफ्ट के साथ साथ इकोनॉमिक गेन है कि इन कंट्रीज में वो इन्वेस्ट करेगा वेरी शॉर्ट टर्म पे, 2-4 महीने, 6 महीने, साल डेढ़ में वो सारा का सारा जो ट्रेड डेफिसिट वो ले रहा है वो इन कंट्री से लेना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट आई वुड से कि जो इसकी ओवरऑल पावर शिफ्ट की गेम चल रही है, चाइना की, कनाडा की, यूएस की और मैक्सिको की, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये तमाम अंडर डेवलप कंट्रीज होंगी। अभी डिपेंड करता है कि सारे मुल्क अपनी अपनी पॉलिसीज को, ट्रेड पॉलिसीज को पिच कैसे करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को उस क्वालिटी के स्टैंडर्ड पे कैसे लेके आते हैं। तो
इमीडिएटली तो मैं नहीं देख रहा कि कोई इसका बहुत बड़ा यूएस पे असर पड़ेगा। यूएस इकोनॉमी इज द बिगेस्ट इकोनॉमी, यू आर ऑल अवेयर ऑफ इट। और कुछ टाइम बाद उसको इसके ज्यादा रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और लोगों को बेनिफिट होगा। देखिए, दिस इज वन ऑफ द पॉलिसी एक्शन दैट ट्रम्प हैज टेकन। 74 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं जो कैंसिल किए हैं, उसमें नंबर ऑफ अदर हैं जिसके अंदर जो गवर्नमेंट की अपनी उनकी पॉलिसीज हैं कि वो अपने एक्सपेंडिचर को कैसे कट डाउन करेंगे, वो अपनी कैसे, जो गवर्नमेंट की 5 आई थिंक मोर देन 5 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वहां पे, और उसके अलावा उनका जो हेल्थ का डेफिसिट चल रहा है वो तकरीबन 29-30% ऑफ द टोटल जीडीपी हेल्थ पे लग रहा है। ये 2-4-5 मोटे एक्सपेंडिचर हैं जिसकी वजह से वो इन मार्केट्स को देखेगा जहां पे वो इन एक्सपेंडिचर को भी रिड्यूस करे, ना सिर्फ ट्रेड की साइड से वो बैलेंस करे। ठीक है राजा कामरान, जासिम साहब तो कह रहे हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड जो टैक्स लगेगा, इंपोर्ट टैक्स, ये चाइना, मैक्सिको या कनाडा पर, ये कोई बड़ा इम्तिहान नहीं साबित होगा ट्रम्प के लिए, उनकी इंतज़ामिया के लिए, और इतनी ज़्यादा कोई महंगाई नहीं पड़ेगी। यानी कि आपके उस बात से तो बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं कि अमेरिका में जो बस आवाम है वो प्रॉब्लम में आएगी, महंगाई बढ़ेगी। देखिए, महंगाई तो अल्टीमेटली बढ़ेगी, मगर इसके साथ साथ टर्म जो है एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर जो है दुनिया में मुतारिफ करवा रहे हैं, और जो उनके पुराने जो एलाइज से जिन्होंने बहुत अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होके और अमेरिका के जरिए बहुत ज्यादा कमाई की है, अपने मुल्कों को बनाया है, जिसमें कनाडा है, मैक्सिको है, चाइना है, अब उनके बजाय दीगर मुल्कों पर डिपेंडेंसी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मगर इसके असरात अमेरिका में महंगाई में नजर आने लग गए हैं। और मेरी अभी हमारी कुछ दोस्त हैं जो इस वक्त जर्नलिस्ट अमेरिका में मौजूद हैं, उनसे जो मुझे मालूमात मिली है कि वहां पे चीजें महंगा होना शुरू हो गई हैं और वो एक इन्फ्लेशन आएगा। अभी अमेरिकन और दुनिया जो है कोरोना के बाद वाली इन्फ्लेशन से निकली है, मगर अमेरिका में एक और इन्फ्लेशन हमें आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये अब देखना है कि किस तरह से मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में इसको कवर किया जाता है। देखिए, अगर वहां से 2/3 फल आ रहे हैं मैक्सिको से और सब्जियां आ रही हैं, तो ये दोनों चीजें महंगी होने जा रही हैं, कम से कम 25% तो होने जा रही हैं। तो अगर ये 25% महंगी हो रही हैं, तो क्या ये फौरी तौर पर अमेरिकन जो काश्तकार हैं, किसान हैं, वो ये फल और सब्जियां उगाना शुरू कर देंगे? तो इसका जवाब अभी हमें आने वाले दिनों में मिलेगा, क्योंकि अमेरिकन जो काश्तकार हैं वो हाई यील्ड क्रॉप्स जो हैं वो काश्त करते हैं, जिसमें सोयाबीन है, गंदम है, कपास है और दीगर ऐसी नकदावर फसलें हैं जो ज्यादा उनको बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल तरीके से काश्त की जाती हैं। सब्जियां और फल काश्त करना वहां पे ज्यादा वो फिजिबल नजर नहीं आ रहा है, तो वो इस वजह से मैक्सिको पे डिपेंडेंट थे। दूसरी बात यह है कि अमेरिका की खुद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत शदीद तरीके से अफेक्ट होगी, और इससे जो है जो अमेरिका में फोर्ड है और दीगर जो बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं उनको मसाइल होंगे, मगर इससे जो अमेरिका में ट्रम्प का हिमायती हैं और ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ी अहमियत रखते हैं एलॉन मस्क, उनको फायदा होगा, क्योंकि उनकी टेस्ला जो है टोटल अमेरिका डिपेंडेंट इस वक्त गाड़ी है, तो टेस्ला को जो है फायदा होगा, और जो बाकी दो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंबशन इंजन बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको मसाइल का सामना होगा। अभी जो कनाडा के एक साबिक वजीर हैं, वजीर खजाना है, उन्होंने ये मशवरा दिया है कि कनाडा ये देखे कि किन रिपब्लिकन रियासतों से वो इंपोर्ट्स कर रहा है, उन मसनूआत पे जो है टैरिफ आयद किया जाए, और इसके अलावा जो टेस्ला और इससे मुतालिक एलॉन मस्क से मुतालिक जो चीजें हैं उन पर टैक्स आयद किया जाए। ये जो इकदाम है ये टैरिफ का, ये ना सिर्फ अमेरिका की अंदरूनी सियासत के हवाले से, अमेरिका को जॉब्स के हवाले से, अमेरिका की जो रीजनल सियासत है उसके हवाले से बहुत अहम है, बल्कि ये पूरी दुनिया में एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर को डेवलप करने के हवाले से भी अहम नजर आ रहा है। अच्छा, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं जासिम साहब कि ये जो अब नया जो एक निज़ाम मुतारफ होगा, आलमी जो पुराना हमारा जो ट्रेड निज़ाम है उसमें कितनी बड़ी रुकावट बन सकता है? देखें, कुलीग ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इससे न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, एक दुनिया की पावर बैलेंस और इकोनॉमिक एडजस्टमेंट होगी, और यूएस के अंदर दोबारा से एक न्यू स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट देखने में मिलेगी।
कुछ जो हमारे कोलीग्स हैं यूएस बैठे हैं जिनसे हम इस पे इकोनॉमिक्स पे या जो हमारी पॉलिसीज हैं फॉरेन ऑफिस की उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी आइदर वी विल सफर अ लॉट यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और दिस विल बी लाइक वन टाइम मेकिंग अमेरिका ग्रेट वाली स्ट्रेटजी। मुझे पर्सनली ऐसे लग रहा है कि गिवन कि जो एक्शंस वो ले रहा है इट इज अगेन मेकिंग अमेरिका वन टाइम ग्रेट अगेन। शॉर्ट टर्म लॉस जरूर है, महंगाई भी जरूर आएगी फॉर शॉर्ट टर्म, इन्फ्लेशन ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो ज़्यादातर चाइना बेसिकली भेज रहा है, सोलर के अंदर भी वो चाइना भेज रहा है। तो देखिए ये वो तमाम वो चीज़ें हैं जिसके अंदर अमेरिका की अगर आप स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क पढ़ते हैं तो वो ऑलरेडी यही चाह रहा है कि वो जी एग्रीकल्चर रिजिलियंस पे आए, अपनी ई व्हीकल्स को प्रमोट करे, अपनी एनर्जी को करे। अब देखें कनाडा भी तो एनर्जी ही यूएस में ज्यादातर भेज रहा है इन एडिशन टू मशीनरी या कुछ एग्रीकल्चर की चीजें। तो अगर ये 45% ऑफ द ट्रेड को यूएस अगर इसमें से वो 30% भी अगले 2-5 सालों में रिकवर करने में कामयाब हो जाते हैं तो आई सी दिस इज अ सक्सेस फॉर यूएस कि उसको तो वॉल्यूम सारा इन 3 मुल्कों में इन्हीं चीजों पे है। अच्छा, अब इसकी इम्प्लीकेशंस बाकी दुनिया पे क्या है? तो बाकी दुनिया की जो चीजें वो यूएस में भेज रहे हैं यूएस उनको फर्दर वेलकम करेगा, रादर उनके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी कॉन्सेप्ट लेके आएगा। ठीक है, चले मैं अपने दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यकीनन अब ये वक्त ही बताएगा कि ट्रंप की ये जो पॉलिसी है ये मौशी कंट्रोल की तरफ कितना बड़ा कदम होगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।